नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। यूपी की सियासत गर्म है। बीजेपी को अब उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी की चिंता सताने लगी है। क्या है यूपी के सियासी हालात? क्या बीजेपी को अब योगी पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा? क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव होगा? क्या उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सियासत है, इसी सियासत के बीच 2022 का चुनाव होगा, या 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी अपने तमाम कील कांटों को चुस्त दुरुस्त करेगी और उसके बाद पूरे दमखम के साथ मैदान में जाएगी? क्या होगा बीजेपी का और क्या है बीजेपी की आगे की रणनीति, उस पर चर्चा करेंगे। ढेर सारे सवाल हैं बीजेपी को लेकर, बीजेपी के भीतर जो पूछे जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में जिस पर चर्चा बहुत तेज हो गई। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार क्या शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को लेकर किसी तरह के दबाव में आ गई है, और क्या पंचायत चुनाव में जो शिक्षा मित्र मारे गए हैं, शिक्षक मारे गए हैं, अनुदेशक मारे गए हैं, उसके मुआवजे को लेकर सरकार ने किस तरह की रणनीति बनाई है, क्या है उनका आगे का प्लान, इस पर चर्चा करें। लेकिन इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको उसकी जानकारी हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। आज की जो प्रमुख खबर है, जो उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ी है और क्यों बढ़ी है, क्या वजह है, क्या क्या हो रहा है पिछले 2-3 दिनों के भीतर, किस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर, यहाँ से लेकर दिल्ली तक में जो हलचल बढ़ी है उसके मायने क्या हैं और क्या होने जा रहा है, इस पर चर्चा शुरू करें। तो सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि इस पूरे मामले में अब उत्तर प्रदेश के मामले में ख़ास तौर पे बीजेपी के साथ साथ संघ भी सक्रिय हो गया है। तो ताज़ा जानकारी ये है कि संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वो लगातार कई लोगों से मिलेंगे, बैठक करेंगे, तमाम बड़े नेताओं से, संघ के लोगों से। ज़मीन पर जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर चर्चाएं हैं उसकी उस स्थिति का आकलन करने की कोशिश करेंगे, यही जानकारी आ रही है। इसके अलावा प्रदेश में एक बार फिर से प्रदेश का चेहरा बदलने के लिए कैबिनेट के एक्सपेंशन और कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा शुरू हो गई है और ये चर्चा बहुत तेज है। पिछली बार ऐसी चर्चा कोरोना काल के पहले जब विधान परिषद के चुनाव हुए थे और जब प्रधानमंत्री के बेहद करीबी अरविंद कुमार शर्मा अब विधान परिषद में चुने गए थे, और तब भी ये चर्चा बहुत ही तेज़ी से सामने आई थी कि प्रदेश कैबिनेट में कुछ भारी परिवर्तन होने वाला है और अरविंद कुमार शर्मा को प्रमुख जिम्मेदारी मिलने वाली है। और इस बार भी जब चर्चा ये तेज हुई है तो ये कहा जा रहा है कि अरविंद कुमार शर्मा को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, उनके साथ पहले भी रह चुके हैं, तो इस तरीके से उनको प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। तो क्या दत्तात्रेय होसबोले की ये यात्रा इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए है, ये भी एक सवाल है और इस पर भी एक चर्चा सियासी गलियारों से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच में इसको लेकर चिंतन मंथन और मनन हो रहा है। तो इस पर जो है पूरी नज़र हमारी लगी हुई है और इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि मंत्रियों का एक रिपोर्ट कार्ड बनाया गया है कि कौन से मंत्री इस पूरे कोरोना काल में बहुत सक्रिय थे और कौन से मंत्री बेहद निष्क्रिय थे और उन्होंने अपने आप को समेट लिया था। तो ऐसे मंत्रियों की सूची भी एक बनाई जा रही है, उसके बारे में लोगों से चर्चा की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं और शायद आज की बैठक और आने वाले समय में 1-2 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं के बीच में जो चर्चा होगी, उससे जो मंथन होकर निकलेगा, उसी के आधार पर यहाँ पे कैबिनेट को बदलकर एक नया चेहरा बनाने की कोशिश की जाएगी, सरकार का एक चेहरा बदलने की कोशिश की जाएगी। योगी सरकार जिसने अभी कुछ समय पहले ही 4 साल जब उसने पूरे किए, तब योगी सरकार को कहा यह गया कि पिछले 4 सालों में उसने एक राम राज बना दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका था कहने का कि इसको राम राज के रूप में प्रचारित किया गया कि हमने 4 सालों में उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम कर दिया है।
और उसके बाद लेकिन लगातार जो परिस्थितियां बिगड़ी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर आया और जिस तरीके से दूसरे दौर में चीज़ें अव्यवस्थित हो गई, चीज़ों को काबू नहीं किया जा सका और इतने लोग मारे गए, इतनी अव्यवस्था फैली, इतनी बदनामी हुई सरकार की, और सरकार के भीतर के लोग, मंत्री और तमाम पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से खुलकर एक तरीके से जो इस अव्यवस्था के बारे में बात की सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक रूप से, उससे जो एक पार्टी की स्थिति बनी, और उसके अलावा अदालत ने जो एक टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश सरकार राम भरोसे है, तो राम राज से लेकर राम भरोसे तक की स्थिति आ गई। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो इस वक्त छवि है, या योगी आदित्यनाथ की इस वक्त जो छवि है, उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो पहले के मुकाबले गिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण उत्तर प्रदेश में काबू हो गया है, दूसरे दौर का जो अटैक था उसको हमने काबू कर लिया है, और तीसरे दौर के अटैक के लिए हमारी तैयारी चल रही है और हम उसका मुकाबला पूरी तरह से, पूरी मजबूती के साथ करेंगे। ये है कोरोना का ग्राफ को कम करने की उनकी बात, लेकिन उनका अपना निजी ग्राफ जिस तरीके से पिछले कुछ समय में गिरा है, उसको लेकर चिंता पार्टी के भीतर भी है और तमाम उनके समर्थकों, उनके लोगों में है। और एक जो बात सामने आ रही है कि क्या योगी का फेस अब ऐसा हो गया है कि बीजेपी उनके चेहरे के साथ 2022 के चुनाव में जाना चाहेगी, या उत्तर प्रदेश में किसी बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है? क्या योगी की जगह योगी की जगह किसी और व्यक्ति को कमान दी जा सकती है, या फिर क्या योगी को रखते हुए कुछ और लोगों को सक्रिय किया जा सकता है? ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो योगी सरकार का चेहरा जो पहले की तरह नहीं रहा चमकदार, उसमें कुछ दाग दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ शंकाएं दिखाई दे रही हैं, उसको लेकर लोगों का भरोसा टूटा है, उसको लेकर पार्टी के भीतर में थोड़ी खींचतान शुरू हुई है, उसको लेकर पार्टी के भीतर मंत्रियों तक में असंतोष सामने आया है, और उत्तर प्रदेश के मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या अब कुछ बड़ा परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं, या किसी बड़े परिवर्तन की ओर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है? ये सारे सवाल हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े और तीखे सवाल बन गए हैं, और पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर इसको लेकर चर्चाएं बहुत ही तेज हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ये हालत कैसे बनी। योगी आदित्यनाथ जो पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मजबूत चेहरा बन गए थे, वो अचानक मजबूत चेहरा इतना कमज़ोर कैसे दिखने लगा? क्या हुआ योगी के साथ, क्या हुआ पार्टी के साथ, और क्या हुआ सरकार के साथ, इसको समझने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4 सालों में, क्योंकि उनको केंद्रीय नेतृत्व ने उनका पूरा समर्थन किया, बावजूद इसके कि पार्टी के भीतर और अंदर सरकार के अंदर कुछ असंतोष था, लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व का उनको भरपूर समर्थन था, इसलिए 4 सालों तक उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं थी, और बल्कि उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हुई, और वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर भी स्थापित हो रहे थे। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनका जितना इस्तेमाल किया गया, और उसके अलावा कोरोना काल में जो उन्होंने पहले दौर में जिस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश किया, प्रचार प्रसार से जो अपनी उन्होंने इमेज बनाई, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था, और इसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे जाने लगे थे। और यहाँ तक बात आने लगी थी चर्चा में कि वो अगली बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। वो एक इस तरह की चर्चा भी शुरू हो गई थी कि वो इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि अब वो मोदी के विकल्प के तौर पे देखे जा रहे थे कि अगर भविष्य में केंद्र में अगर कोई मजबूत दावेदारी बनती है तो उसमें एक चेहरा योगी आदित्यनाथ का भी होगा, क्योंकि लगातार वो अपने काम से और अपनी जो उनकी छवि है हिंदुत्व की, उसको निखारते हुए उन्होंने ये इमेज अपनी बनाई थी। लेकिन अभी जो स्थिति है वो कई वजहों से कमज़ोर मानी जा रही है, तो उस पर स्थिति पर चर्चा करना ज़रूरी है कि ये स्थिति उनकी ऐसी कमज़ोर क्यों हुई। सबसे पहली बात कि जिस तरीके से कोरोना के दूसरे दौर का संक्रमण उत्तर प्रदेश में जिस वक्त तेज़ी से बढ़ रहा था, उस वक्त योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत ही व्यस्त थे। लगातार उनके दौरे हो रहे थे, वो तमिलनाडु भी जा रहे थे, वो पश्चिम बंगाल भी जा रहे थे, वो जहां भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत थी उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। और उत्तर प्रदेश में उस दौरान जो
तीसरे दौर के आक्रमण के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था हो नहीं पाई। न तो योगी का ध्यान उस ओर था, न सरकार का ध्यान था। सरकार क्योंकि एक जब ऐसे मामलों में जब पूरी व्यवस्था केंद्रीकृत हो जाती है, जब पूरी व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में सिमट जाती है, तो ऐसे हालात बनते हैं। और यही हुआ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूरे प्रशासन की बागडोर एक तरीके से मुख्यमंत्री एक हाथ से चलाते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो मंत्रियों की और बाकी लोगों की इस तरह से भूमिका नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से ये चीज़ें पटरी से बेपटरी हुई दिखाई दी। उन्होंने जो अधिकारियों का एक समूह बनाया था, जो टीम 11 बनाया था, उस टीम 11 ने भी अपना काम ढीला कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार अपने चुनावी दौरों में व्यस्त हो गए और राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त हो गए। इसकी वजह से टीम 11 का ध्यान भी उस ओर नहीं था और टीम 11 जो है पूरी तरह से फ्लॉप हुई, जिसको बाद में योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी कुछ लोगों को बाहर कर दिया, कुछ नए लोगों को शामिल कर दिया। इस तरह से उन्होंने रिवैम्प किया इमेज क्रिएट करने की और इमेज बिल्डिंग के लिए, क्योंकि लापरवाही हुई थी, ये मुख्यमंत्री भी मान रहे थे। इसके अलावा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे इस घटनाक्रम में दौड़ भाग करते हुए वो खुद भी संक्रमित हो गए, बीमार हो गए और कुछ दिन तक उनको क्वारंटीन रहना पड़ा। उन्होंने आइसोलेशन में अपना समय बिताया। हालांकि वो उस दरमियान भी जुड़े हुए थे और लोगों के साथ संपर्क में, अधिकारियों के साथ संपर्क में थे और दूसरे दौर का जो आक्रमण शुरू हुआ था उसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाओं का आकलन कर रहे थे और निर्देश दे रहे थे। लेकिन उससे स्थिति प्रदेश में जो प्रशासन की बागडोर जितनी मजबूत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और प्रदेश एक बुरे दौर से गुजरा। पूरे प्रदेश ही नहीं, बाहर में भी एक उत्तर प्रदेश में जो हालात बिगड़े उसको लेकर एक गलत मैसेज गया, एक अलग तरह का मैसेज गया है जो हाहाकार मचा उत्तर प्रदेश में। जो अस्पतालों में अव्यवस्था का जो पराकाष्ठा हो गई, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को जो चाहिए था इलाज, वो इलाज नहीं मिल पा रहा था और एक तरह से अफरा तफरी का माहौल था। जिस तरीके से मरने के बाद श्मशान घाटों में अव्यवस्था फैली और इतना संकट का ये दौर रहा, उस दौर में मुख्यमंत्री उसको समेटते समेटते उनको काफ़ी समय लग गया और जब वो स्वस्थ होके उसके बाद उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए उन्होंने लगातार दौरे शुरू कर दिए प्रदेश भर के और अपनी स्थिति वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अपनी जो इमेज उस दरमियान खराब हुई है उसको फिर से रिपेयर किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, उस इमेज को फिर से सुधारा जाए। लेकिन जो परिस्थिति है, जो हालात बन गए हैं, उसके बाद पार्टी का भरोसा उस तरीके से उनके साथ है कि नहीं है, ये सवाल एक बड़ा सवाल है और इस पर इस वक्त मंथन चल रहा है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में इसको लेकर एक मंथन दिखाई दे रहा है। एक परिस्थिति और है योगी आदित्यनाथ के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये सोचना पड़ रहा है कि चूँकि 5 सालों के कार्यकाल में निश्चित रूप से जब चुनाव में जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ के काम की समालोचना होगी, आलोचना होगी, उनकी समीक्षा होगी और इस आधार पे जो एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा और उसको लेकर एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास डगमगा रहा है कि चीज़ों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। क्या योगी आदित्यनाथ की इमेज बिल्डिंग के लिए कोई प्रयास किया जाए या योगी आदित्यनाथ को की जगह चेहरों को कुछ इधर उधर उलट फेर करके कुछ नए ऐसे नई टीम बनाई जाए जिस पर लोगों का भरोसा हो, जिस पर पार्टी का भरोसा हो। तो इस भरोसे के कायम करने के लिए प्रदेश में जो नई तैयारी चल रही है वो कि कैबिनेट में रिशफल कर दिया जाए और कुछ जिम्मेदारी कुछ और लोगों को दी जाए। और इसी क्रम में ये माना जा रहा है कि अरविंद कुमार शर्मा जो प्रधानमंत्री के विशेष कृपा पात्र हैं और उनके विशेष करीबी हैं, उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री की बात तो है ही और इसके रूप में प्रदेश में जो एक नई इमेज बिल्डिंग की तैयारी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के भीतर असंतोष जो रहा था कोरोना काल में, जिस तरीके से मंत्रियों की चिट्ठी सामने आई थी कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके कहने पर कुछ काम नहीं हो रहा, अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उस बारे में पहली चिट्ठी जब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रदेश पाठक ने रिएक्ट किया था, एक शहर के नामचीन इतिहासकार की डेथ हुई थी और उसके डेथ के बाद उन्होंने एक जो लेटर अधिकारियों को लिखा था उसमें उससे ही जाहिर हो गया था कि मंत्रिमंडल के बीच में खलबली मच गई है, मंत्रिमंडल के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है,
क्योंकि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। और ये जो एकीकृत व्यवस्था हो गई है, एक आदमी के हाथ में सारी व्यवस्था हो गई है और अधिकारी एक आदमी के अलावा यानी मुख्यमंत्री के अलावा किसी को तरजीह नहीं दे रहे हैं, ये बात सामने आ गई और ये बात उजागर होने के बाद पार्टी की स्थिति खराब होनी ही थी। इन सब के अलावा योगी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम भी हैं कि इस वक्त जो कर्मचारियों के बीच में है, अलग अलग वर्ग के कर्मचारियों के बीच में असंतोष काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ये असंतोष अलग अलग विभागों से जुड़े हुए कर्मचारियों में काफ़ी दिखाई दे रहा है। अभी देखा जाए तो शिक्षा मित्रों का मामला चल रहा है। शिक्षा मित्र और शिक्षकों के वर्ग में एक बड़ा असंतोष है। शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है 59,000 से लेकर पहले जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, तमाम जो शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं अलग अलग जो व्यवस्था से अलग अलग फेजेस में, उन शिक्षकों को व्यवस्थित नहीं किया जा सका है। उनकी सैलरी को लेकर अभी व्यवस्था नहीं बन पाई है और 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है। शिक्षा मित्रों का सवाल अभी अनसुलझा है। शिक्षा मित्रों को बड़ा आश्वासन दिया गया था 19 चुनाव के पहले, उस आश्वासन को लेकर कोई काम नहीं हुआ। कमेटी बनी, कमेटी ने कोई उस पर कोई फैसला नहीं लिया और सरकार ने भी उस पर टाल मटोल की नीति अपनाई। इसको लेकर शिक्षक वर्ग में भारी असंतोष है और इस भारी असंतोष का खामियाजा सरकार भुगत रही है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मियों में भी इसी तरह का असंतोष है। स्वास्थ्य कर्मियों में अगर देखा जाए तो डॉक्टरों का असंतोष सामने आया जब गिरफ्तारी हुई। झांसी के दौरे पर एक जूनियर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो कुछ बात रखना चाहते थे मुख्यमंत्री के सामने। इसी तरीके से जो मेडिकल टीम है, जो पैरामेडिकल टीम है, उसको लेकर तरह तरह की बातें आती रहती हैं। उनको जिस तरह से फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पे उनसे सहयोग लिया गया, उन्होंने काम किया, लेकिन उस तरह की सुरक्षा उनको नहीं दी जा रही है। उस तरह का एक प्रोटेक्शन या उस तरह की उनके बारे में संवेदनशीलता से विचार करने की जो स्थिति नहीं है, इसकी वजह से उस वर्ग में भी एक असंतोष देखा जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग कर्मचारी वर्ग में भी एक असंतोष है जिसको पाटने की ज़रूरत है चुनाव से पहले, और उसको लेकर पार्टी में और सरकार में कोई ठोस रणनीति नहीं है इस वक्त तक, और इसीलिए उस असंतोष की वजह से भी पार्टी का कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। और इन सब परिस्थितियों में विपक्ष के हमले भी योगी सरकार पर तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से लगातार हमलावर रुख अपनाया है और जिस तरीके से ज़मीन पर उसने काम किया है, उसकी वजह से पंचायत चुनाव में जो देखा जाए उसका प्रभाव भी दिखाई दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जितनी ताकत मिलनी चाहिए थी ज़मीन पे, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं कि वो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो इस दावे को जो डेंट लगा है, इस दावे को जो डेंट दिया है समाजवादी पार्टी ने, इससे भी तिलमिलाई हुई है बीजेपी, इससे भी घबराई हुई है बीजेपी की। ये पंचायत चुनाव ने जो नतीजे दिए हैं वो आशा के अनुरूप नहीं है। वो योगी सरकार के जो दावे कर रही थी कि ज़मीन पर उनके समर्थन उनका बना हुआ है और ज़मीन पर उनके काम बाकायदा सही चल रहे हैं, और जिस तरीके से संगठन का काम और संगठन के लोगों को लगाए जाने के बाद ये नतीजा है अगर, तो निश्चित रूप से उनके लिए चिंता की बात है। और पंचायत चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। तो कई स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की लगातार चिंता बढ़ी है। कई स्तर पे मुख्यमंत्री के चेहरे से लेकर ज़मीन पर, संगठन पर, सरकार पर जो आक्षेप लगा है, जिस तरीके का डेंट आया है, उस डेंट को अगर फिर से रिपेयर नहीं किया गया, पेंट नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब चूँकि चुनाव में समय नहीं है, अब 1 साल भी नहीं बचा है जब आपको चुनाव मैदान में जाना है, और उससे पहले इस तरह की अफरा तफरी, इस तरह की संगठन की बात कहें तो, सरकार की बात कहें तो, और ज़मीन पर कार्यकर्ताओं की बात करें तो, और कर्मचारियों की बात करें तो, हर स्तर पर एक असंतोष, पार्टी में भी विधायकों का असंतोष, और ये असंतोष और बढ़ जाएगा जब टिकट बंटवारे की बात आएगी। और जाहिर है कि जो इस वक्त सारे विधायक हैं, उन सभी विधायकों को टिकट देना पार्टी के लिए संभव नहीं होगा, नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। ऐसे में तब जो असंतोष सामने आएगा और उसको कैसे पार्टी उसको हैंडल करेगी, ये भी एक सवाल आज की तारीख में बड़ा सवाल है पार्टी के सामने। और निश्चित रूप से इसीलिए इन तमाम सवालों पर विचार विमर्श करने के लिए पार्टी में अब जो है एक नए दौर की शुरुआत हुई है, और इस पूरी स्थिति को कैसे बदला जाए, पार्टी की ये चिंता इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैंने इस वीडियो के पहले हिस्से में ही शिक्षक वर्ग के असंतोष की बात कर दी। शिक्षक वर्ग में एक असंतोष है क्योंकि उनकी जो नियुक्तियां हुई हैं उसको लेकर सरकार की
जो जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता होनी चाहिए थी, जिस तरीके से उनके कागजात कंप्लीट करके उनको वेतन देने का काम शुरू हो जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। कई शिक्षकों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिले हैं और सरकार की कोशिशें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन ज़मीन पर अभी कोई इसको लेकर एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, ज़मीन पर उसको लेकर बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, तो शिक्षक वर्ग असंतुष्ट है। उसके अलावा शिक्षा मित्रों का मामला है। शिक्षा मित्रों के समायोजन के मामले में 2019 के चुनाव से पहले सरकार ने बड़े वादे किए थे, प्रधानमंत्री की ओर से भी वादा आया था, उस वादे पर अमल नहीं हुआ। सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, 4.5 साल हो चुके हैं, उस पर कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कोई फैसला नहीं लिया। और अभी इस वक्त जब शिक्षा मित्रों का ये सवाल गहरा ही रहा था कि जो पंचायत चुनाव के दौरान तमाम शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक संक्रमित होकर, बीमार होकर जो मारे गए, उनके मुआवजे को लेकर सरकार ने शुरुआत में जिस तरीके से फैसला किया, मात्र माना कि 3 लोगों की ही मृत्यु हुई है। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने इसको संभालने की कोशिश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मुआवजे की रणनीति बदलेंगे, और इस वक्त जो खबर आ रही है कि मुआवजे की रणनीति में सरकार ने बदलाव किया है। और इस वक्त जो जानकारी आ रही है कि शिक्षा मित्रों के मामले में, शिक्षकों के मामले में सरकार ने जो नई नीति बनाई है, जो उसमें संशोधन किया है, वो ये कि आकस्मिक मौत पर, निधन पर जो उनके आश्रितों को जो नौकरी दी जाती है, उसको लेकर सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले ये होता था कि उनको हम 3री-4थी श्रेणी के नौकरी देते थे, लेकिन अब ये बात आ रही है कि सरकार ने तय किया है कि 3rd ग्रेड की नौकरी में भी उनको समायोजित किया जाएगा। उनके परिवार वालों को आकस्मिक मौत होने पर, उनके परिवार के व्यक्ति को जो कि टीईटी पास नहीं है, उनको क्लर्क के तौर पे उनको बहाली दी जाएगी। और इस बात का बहाना भी नहीं होगा कि क्लर्क के लिए जगह नहीं है, स्थान नहीं है, यानी कि वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे मामले में सरकार ने थोड़ी सी उदारता दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अभी ये पूरा फॉर्मेट सामने नहीं आया है। इसको लेकर अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इसको लेकिन सरकार का रवैया अब थोड़ा संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये फैसला इसलिए भी आया हो क्योंकि चुनाव करीब है, लेकिन अगर किसी दबाव में ही सही सरकार एक सही फैसले की ओर बढ़ रही है, एक ऐसे फैसले की ओर बढ़ रही है जिसको शिक्षा मित्रों का समर्थन मिल सकता है, शिक्षा मित्रों को इससे मदद मिल सकती है, तो निश्चित रूप से शिक्षक वर्ग उनके इस जो नया फैसला है सरकार का, उसका स्वागत करेगी। मुमकिन है कि अगर इसमें पारदर्शिता रखी गई, इसमें थोड़ी और संवेदनशीलता का पुट रहा, इसमें और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ विचार किया गया, तो व्यवहारिक एक ऐसी मुआवजा नीति बनती है जिससे एक खुशहाली आ सकती है, जिससे उनका दर्द कम हो सकता है। तो निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक संदेश शिक्षक वर्ग में जाएगा, जिसका लाभ आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा। और वैसे भी एक संतोष का विषय रहेगा शिक्षक वर्ग में कि उनके बारे में सरकार ने अंत में ही सही, अंत भला तो सब भला, तो एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छे नीति के साथ सामने आई है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।